So let's begin now. Part 7 NCERT क्वेश्चन नंबर 50 के आगे हम चलेंगे. Before that, so let us proceed now. In the previous lecture, that is yesterday's lecture, I talked about the Newton's law of viscosity. F viscous is eta a dv by dx. I talked about the coefficient of viscosity, SI unit Newton second per meter square, also Pascal second. CGS unit 1 dyne per second, then dyne second per centimeter square, which is also poise, and 1 Pascal second is 10 poise, वैसे वैसा. Okay, then I talked about the Stokes law 6 pi eta RV, and the raindrop analysis किया था हमने, जिसमें I found out the terminal velocity. We call this velocity as the terminal velocity, isn't it? हम इस velocity को क्या कहते हैं? Terminal velocity. This is the constant velocity with which the raindrop descends. पहले उसका velocity 0 होता है, फिर बढ़ता जाएगा, बढ़ के terminal velocity तक पहुंचेगा, उसके बाद वो constant रहेगा. This is what we saw yesterday, and let me take my discussion further. तो my question number 53 onwards I'll proceed. Question number 53 onwards to be precise. तो चलिए NCERT में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है. When cooking oil is heated in the frying pan, when the cooking oil is heated in a frying pan, क्या दिया है वहाँ पे? The oil moves around in the pan more easily. हीट करने के बाद वो more easily flow होता है, मतलब हीट करने के बाद उसका विस्कोसिटी कम होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ठंडा ऑयल अगर आप फ्राइंग पैन पे डालोगे तो एक ही जगह पर जमा रहता है, लेकिन जैसे ही उसको गर्म किया जाएगा तो वो आराम से फ्लो हो जाता है, मतलब उसका फ्लोएबिलिटी बढ़ेगा, विस्कोसिटी कम होगा विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर. द मेन रीजन फॉर दिस इज दैट राइज इन द टेम्परेचर देयर इज डिक्रीज इन द विस्कोसिटी. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड हियर? आई होप यू गॉट दैट. हाँ ना? ओके, चलिए. तो आई कैन प्रोसीड फर्दर. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 54. इसमें करेक्शन है. पता नहीं आपके जो पास बुक है उसमें क्या लिखा है. देयर इज अ करेक्शन इन दिस. Basically this is starting with question number 54. I have to start it from question number 54. हाँ, क्या दिया है यहाँ पे? करेक्शन है, मैं आपको करेक्शन बता रहा हूँ. ये 180 नहीं है बल्कि 18 है. दिस इज 18 किलोमीटर पर आवर. प्लीज मेक दिस. आपके बुक में क्या दिया है? 180 दिया है. 18 करना है उसको. The velocity of water in the river is 18 km per hour. I'll say this is V is equal to 18 km per hour. That is equal to 18 into 5 by 18. That is equal to 5 meter per second. Okay, 5 meter per second. अब near the surface, if the water is 5 meter deep, सरफेस पर इतना है इसका वेलोसिटी. बाय द वे, आप लोगों ने, आपको याद होगा कि जब वो हम उसका एनालिसिस देखते हैं तो ऊपर जैसे जैसे हम चले जाते हैं वैसे वैसे उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा. बराबर है क्या? जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं तो ऊपर, सबसे ऊपर उसका देयर इज दिस काइंड ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो हियर. तो यहाँ का वेलोसिटी है v is equal to 5 meter per second. Okay, and this is 5 meter deep. Okay, the shearing stress between the surface layer and the bottom layer is, shearing stress पूछा है. What is meant by shearing stress? shearing stress को मैंने आपको shearing stress related कुछ पूछा था थोड़ी देर पहले. So we have to find out what is the shearing stress. अब shearing stress के लिए और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है वहां पर, ईटा दिया है. ईटा इज इक्वल टू 10⁻³ पास्कल सेकेंड.
कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वो न्यूटन वाला. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? F इज इक्वल टू ईटा dv बाई डी एक्स इंटू ए. न्यूटन वाला फॉर्मूला है जी ये देखो, ईटा ए dv बाई डी एक्स. डिड यू गेट दैट? Isn't it? By Newton's formula. मुझे पूछा गया है स्ट्रेस. नाउ स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया होता है ना जी, करेक्ट ना? यही पूछा है मुझे. तो ये एरिया को इधर ट्रांसफर कर लीजिएगा, क्या बन जाएगा वो बताइए? दिस विल बिकम F, क्या बनेगा ये? F अपॉन A इज इक्वल टू ईटा इंटू डी वी बाई डी एक्स. ईटा कितना है? 10⁻³ Now this is velocity gradient, isn't it? So change in the velocity upon change in the distance. सबसे टॉप का वेलोसिटी 5 है और इधर का वेलोसिटी 0 होता है. तो व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी? दैट इज dv. चेंज इन द वेलोसिटी इज dv. 5 minus 0 that is 5 and the distance change is 5 meter divided by 5. ये कैंसिल हो जाएगा. So what is the shearing stress? 10⁻³ This is force upon area, Newton per meter square. 10⁻³ Newton per meter square. This is so easy. Is this clear? Formula substitution answer type का क्वेश्चन था ये, बिल्कुल easy क्वेश्चन था. I hope this is clear to you all. I hope this is clear to you all. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 55. अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला. It's a nice question. यस, ये डायग्राम दिया है, ठीक है. इज द डायग्राम. अ मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया, इस मेटल ब्लॉक का एरिया दिया है यहाँ पे. दिस इज ए 0.1 meter square is connected to the 0.01 kg mass via a string that passes over a massless and frictionless pulley. इसका मतलब बताए. massless जब होता है तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, पुली को अगर massless बोला गया तो. और फ्रिक्शनलेस जब बोलते हैं तो वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यू कैन निगलेक्ट, सो देयर इज नो फ्रिक्शन देयर इन्वॉल्व. दिस इज द मीनिंग ऑफ massless एंड फ्रिक्शनलेस. अगर मास दिया होता, फ्रिक्शन दिया होता तो रोटेशनल डायनामिक्स का कॉन्सेप्ट भी इसमें ऐड करना पड़ता है, याद रखिए. फ्रिक्शन दिया होता तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट भी ऐड करना पड़ता, तो दैट गेट्स कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो. आप लोगों को अगर याद होगा कि हमने रोटेशनल डायनामिक्स में इस तरह के कुछ क्वेश्चन जिसमें पुलीज का मास और ये दिया था, बराबर है क्या? याद है आपको? ओके. अ लिक्विड विद अ फिल्म थिकनेस ऑफ, अब यहाँ का थिकनेस दिया है जी उन्होंने. दे हैव गिवन द थिकनेस ऑफ दिस फिल्म. कितना थिकनेस दिया है इसका? थिकनेस ऑफ 0.3 मिलीमीटर. थिकनेस इज 0.3 मिलीमीटर. इज प्लेस्ड बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल. अब यहाँ का अगर मुझे सबसे आगे का लेयर है, इट विल मूव विद द ब्लॉक, सबसे ऊपर का लेयर, और सबसे नीचे का लेयर शांत बैठेगा, मतलब जीरो वेलोसिटी होगा. डू यू अंडरस्टैंड दैट? अरे भैया वहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा ना, बिल्कुल इसी तरह से. नीचे का लेयर का वेलोसिटी 0 और ऊपर का लेयर का वेलोसिटी यहाँ पे होगा जो भी कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. प्लीज अंडरस्टैंड. When released, the block moves to the right with a constant speed of, ये स्पीड दिया है. अगर ये स्पीड है तो यही स्पीड है सबसे टॉप लेयर का. टॉप लेयर का वेलोसिटी इतना है और बॉटम लेयर का वेलोसिटी 0 है, isn't it? तो मुझे यहाँ से dv by dx मिल गया. What is the top layer का velocity? 0.085 meter per second minus 0. This is change in the velocity, and this change is happening across this thickness. So this is 0.3
into 10 raised to minus 3. Is this clear to you all? This is the velocity gradient. So I can write this as 8.5 into 10 raised to minus 2, and this is 3 into 10 raised to minus 4. So कुल मिलाकर बन जाएगा 8.5 upon 3 into 10 raised to 2. This is the velocity gradient dv by dx. I hope this is clear. The coefficient of viscosity is, तो उन्होंने अपने को ईटा पूछा है जी, ईटा पूछा है. बाय द वे यहां से मुझे एरिया पता है, एफ भी पता है, बिकॉज व्हाट इज दिस एफ? एफ इज इक्वल टू दिस वेट, दैट इज इक्वल टू एम जी. समझे क्या? जी का वैल्यू उन्होंने 10 देने के लिए बोला है. सो व्हाट विल बी दिस? एम इज 0.01 इंटू जी इज 10. दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू कितना आ गया? 0.1 न्यूटन. आई होप दिस इज क्लियर. अब मुझे बस न्यूटन का फॉर्मूला यूज करना है. यहाँ पर न्यूटन फॉर्मूला से एफ इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स. तो यहाँ पर मुझे एफ पता है, एरिया पता है, डीवी बाई डी एक्स पता है, और ओमेगा ईटा फाइंड आउट करना है. सो दिस विल गिव मी ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू dv by dx. Now what is f here? 10 raised to minus 1. सही है ना? 0.1 है. एरिया कितना है? एरिया भी 10 raised to minus 1, बिकॉज 0.1 दिया है ना, तो 10 raised to minus 1 इंटू dv by dx है 8.5 डिवाइडेड बाय, ऊपर लिखता हूं मैं, इंटू 10 raised to 2. अब ये 10 raised to minus 1 गेट्स कैंसल, ये 10 raised to 2 ऊपर जाके बनेगा -2 और यहाँ पर मैं 30 ले लूंगा, 30 अपॉन 85 इंटू 10 raised to minus 2. ये ठीक है ना? ये 5 से चला जाएगा, 5 17 5 6 जा. सो व्हाट इज ईटा इज इक्वल टू 0.3 51 हो गया, 51 9 हो गया, 90 85 अगेन 50 बचा, 3 जा. तो 0.31 इंटू 10 raised to minus 2, और I can write this as 3.5 into 10 raised to minus 3. Now this is Pascal second, SI unit, Pascal second, and hence the answer is B. I hope this is clear to you all. ये आसान क्वेश्चन था. I will not call it as a star or something. This is was just a formula substitution answer. Is this clear to you all? समझ में आ गया तो हाँ बोलो. आप ऑनलाइन में भी कुछ बोलते नहीं, अभी ऑफलाइन में कम से कम यू कैन जस्ट से समथिंग सो दैट आई कैन हियर यू वेल. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 56. टेल मी इफ आई एम गोइंग वेरी फास्ट. क्वेश्चन नंबर 56. क्या दिया है यहाँ पे? Can you read it now? A square plate 0.1 meter slides. A square plate 0.1 meter slides. 0.1 meter side moves parallel to second plate with a velocity of this thing. ये स्क्वायर प्लेट का एरिया अपने को बताया गया है. ठीक है. नाउ दिस प्लेट इज मूविंग पैरेलल टू अदर प्लेट. ठीक है ना? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई वन प्लेट इज मूविंग पैरेलल टू द अदर प्लेट. ठीक है ना? ऐसा मूव हो रहे हो. इसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? दिस साइड इज 0.1 मीटर एंड दिस इज मूविंग विद 0.1 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. बोथ प्लेट्स बीइंग इमर्स्ड इन वाटर. तो इसके बीच में क्या है? वाटर इज देयर. बोथ प्लेट्स आर इमर्स्ड इन वाटर. Isn't it? तो वाटर का यहाँ का लेयर का वेलोसिटी ये होगा और बॉटम लेयर का वेलोसिटी 0 होगा. The water which is in
contact with the top plate, it will move with this velocity, and which is in contact with the bottom plate will be at rest. If the viscous force F is this and the coefficient of viscosity is this much poise, distance between the plates is, so अपने को distance between the plate I'll call this as x is asked. Is this clear? कौन सा formula? Newton's formula. F is equal to eta a dv by dx. Do you know the force? Do you know the viscosity? Can you find out the area? Do you know the velocity of the top and the bottom? So can I find out the distance between them? So simple. Homework. बराबर है क्या? अब आपको ये पॉइस से कन्वर्ट करना पड़ेगा SI यूनिट्स में, न्यूटन सेकेंड्स में, 10⁻⁻⁻⁻. सो ईटा इज इक्वल टू 0.001 होगा सिर्फ, दिस मेनी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. इज दिस क्लियर? और एरिया यहाँ से फाइंड आउट कर लो, ये आपके लिए होमवर्क है, सेम टाइप सिंपल क्वेश्चन है. इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 57 विच इज अ स्टार क्वेश्चन. Question number 57, this is a star question and it's a question which is based on terminal velocity. देखो, कोई भी फ्लूइड, चाहे वो गैस हो या लिक्विड हो, दूसरे फ्लूइड के अंदर फ्लो होगा, मूव होगा with certain velocity, तो उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पर जो कल मैंने बताया था कि इट वाज रेन ड्रॉप विच इज फॉलिंग डाउन, रेन ड्रॉप. दूसरा था मेटल बॉल विच इज फॉलिंग इन द विस्कस ऑयल. मेटल बॉल, यार आप ऐसे मत देखो, मैंने बताया था ना, कल दिखाया था, अगर आपको याद होगा तो. इजंट इट? उसी तरह से किसी लिक्विड के अंदर अगर एक गैस बबल नीचे से ऊपर भाग रहा है, यहां से एक गैस बबल निकला, वो गैस बबल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो द टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि गैस बबल ऊपर की तरफ जाएगा, एयर बबल होगा, गैस बबल होगा. इजंट इट? सो दिस इज ऑल्सो द टर्मिनल वेलोसिटी. इज दिस ओके? समझ में आया सबको? ठीक है, चलिए. तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 57, दैट्स अ स्टार प्रॉब्लम. A gas bubble of 2 centimeter diameter, radius 1 centimeter, rises through the liquid of density. अब देखिए, याद रखिए, हमने फॉर्मूला क्या लिखा था टर्मिनल वेलोसिटी का? टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/3. ये फॉर्मूला है, देखिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी. बराबर है? आपको यहाँ पर गौर चीज, यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी. याद रखिए, ठीक है. इसमें रो किसका डेंसिटी होता है? रो इज द डेंसिटी ऑफ हेवियर ऑब्जेक्ट. हेवी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी रो होगा और सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लाइटर ऑब्जेक्ट. रेनड्रॉप में, रेनड्रॉप वाटर का डेंसिटी होगा रो और एयर का डेंसिटी होगा सिग्मा. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? अगर मेटल बॉल इज फॉलिंग इन द लिक्विड, तो रो किसका होगा? मेटल बॉल का. एंड सिग्मा किसका होगा? लिक्विड का. 3 एग्जांपल्स में आपको यहां पर बात कर रहा हूं. रेनड्रॉप फॉलिंग इन द एयर, तो विच इज हेवी? वाटर इज हेवी. विच इज लाइट? एयर इज लाइट. समझ में आ गया? देन मेटल बॉल विच इज फॉलिंग इन द लिक्विड प्लेट, लिक्विड विस्कस लिक्विड, तो उसमें मेटल बॉल इज रो एंड सिग्मा इज द ऑयल. यहां पर गैस बबल इज गोइंग अप, यहां पर गैस बबल जो है, गैस बबल इज ट्रेवलिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो विच इज द लाइटर वन? गैस बबल मतलब होगा सिग्मा. इज दैट क्लियर? एंड रो क्या होगा? ऑयल.
गैस बबल राइजेस थ्रू द लिक्विड ऑफ डेंसिटी। हाँ, तो यहाँ पर गैस बबल जो है उसका निगलेक्ट द डेंसिटी ऑफ द गैस। डेंसिटी ऑफ द गैस मतलब अपने को यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू 0 बोलना पड़ेगा, एंड व्हाट इज रो इज इक्वल टू, ये रहा 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इज दैट ओके? द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज, मतलब ईटा पूछा है अपने को उन्होंने। इज दिस क्लियर? समझे? तो यहां पर अब मुझे वेलोसिटी वगैरह सब दिया है। नाउ एवरीथिंग इज गिवन इन द सीजीएस फॉर्म, सो लेट मी गो फॉर सीजीएस, और आंसर भी सीजीएस में दिया है, पॉइस, isn't it? Now when I'll substitute sigma is equal to 0, how this formula gets reduced? This will become V is equal to 2 by 9 R square G rho upon eta. So that will give me eta is equal to, coefficient of eta is equal to 2 by 9 R square G rho upon V, and therefore what we get there, let me just substitute here. Therefore what is eta is equal to 2 upon 9 into R square, 1 का स्क्वायर इज 1, सीजीएस में सॉल्व करना है। जी कितना होता है, मैंने आपको कल पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस? 9.8 यहाँ पर लेंगे तो श्योरली आंसर गलत आएगा। 9.8 यहाँ पे लेंगे तो श्योरली आंसर गलत आएगा। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ जी? इसीलिए मैंने कल आपको पूछा था व्हाट शुड आई राइट हियर फॉर जी? 980. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? Isn't it? This is very important thing. Then rho, what is rho का value here? 1.75 divided by v. What is the velocity here? The velocity is 0.35. So 3.5 into 10 raised to minus 1, that is 0.35. Is this clear to all? अभी मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है बस। So कैसे करेंगे? 525, दिस इज 5 जा, बराबर है क्या? तो अब क्या बनेगा देखिए, दिस इज 980 अपॉन 9 इंटू 10 का पावर क्या होगा 1। देखिए यहाँ पे 5 टू 10 हो गया, तो एक 0, ये एक 0 और 10 रेज़ टू माइनस 1 ऊपर आके प्लस 1 बनेगा, वो एक 0, तो कुल मिलाकर आएगा 98। यहाँ पर लिखूंगा 98 इंटू 10 रेज़ टू 3 डिवाइड बाय 9, and if I'll divide this now, this is 9 ones are 0, 9 nines are 81 into 10 raised to 3. So this is approximately 1.75. Actually यहाँ पर 0.5 होना चाहिए। हाँ, this has to be 0.5 because 3.5 and 1.75, तो ये कितना हो जाएगा 0.5। तो यहाँ का ये एक 0 इधर आएगा ना, 0.5 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम, एक सेकेंड ना, दोबारा कर लेते हैं इसको हम लोग। लेट्स डू दिस अगेन। क्या बनेगा ये 980 इंटू 10 रेज़ टू 1 डिवाइडेड बाय 9, so that is 9800 upon 9, 9 ones are 0, 9 nines are 81 and 1090. So what is the answer here? D is the answer, 1089 twice. Is this clear to all? Is that okay? So that's the answer. D is the answer there. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Let's go for the next question. अच्छा, by the way, जो 56 क्वेश्चन मैंने आपको बोला है, 56 क्वेश्चन जो है इसको आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। एक मिनट, उसके आंसर्स आपके मैच नहीं होंगे, आप मुझे इसके आंसर्स कल बताइएगा। I want you all to tell me the answers. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 58। क्या दिया है यहाँ पे?
$58 अभी किया ना हमने? नहीं किया, नहीं किया। रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.3 मिलीमीटर, रेडियस इज 0.3 मिलीमीटर, falls through the air with terminal velocity v is equal to 1 meter per second. The viscosity of the air is, मतलब कौन सा viscosity है? The terminal velocity का formula is v is equal to 2/3, ये है formula ना? Let me take this formula here. बताइए। तो यहाँ पर viscosity of the air, एयर का विस्कोसिटी, बिकॉज द रेन ड्रॉप इज ट्रेवलिंग इन द एयर ना, तो उसका विस्कोसिटी लिया जाएगा। सो व्हाट इज ईटा इज इक्वल टू 18 इंटू 10⁻⁻5 पॉइस, बट पॉइस इज द सीजीएस यूनिट। आप सोच के रखो और मुझे बता देना। द विस्कस फोर्स ऑन द रेन ड्रॉप इज एफ इज इक्वल टू, पूछा है उन्होंने, व्हाट इज एफ इज इक्वल टू। तो मुझे नहीं लगता मुझे इस फॉर्मूले की जरूरत है, आई डोंट वांट दिस फॉर्मूला। मुझे विस्कस फोर्स चाहिए, तो उसके लिए मैं स्टोक्स लॉ यूज करूंगा। व्हाट इज द स्टोक्स लॉ? स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो व्हाट इज F इज इक्वल टू 6 पाई 22/7 ईटा, ईटा इज दिस मेनी पॉइस। तो चलिए हम इसको सीजीएस में ही लिखना बेहतर होगा, बिकॉज आंसर इज ऑल्सो इन डाइन। तो ईटा का वैल्यू जो दिया है उन्होंने 18 इंटू 10⁻⁵, आई कीप इट एज इट इज 10⁻⁵। रेडियस इज 0.3 मिलीमीटर, मतलब सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइडेड बाय 10, सो इट विल बी 0.3 अपॉन 10, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻10, सॉरी 3 इंटू 10⁻2 मीटर ये होगा। इज दिस ओके? इज दैट क्लियर? 3 इंटू 10⁻2 मीटर, इज दैट ओके? So that will be r का value, and velocity is 1 meter per second. 1 meter per second is actually 100 centimeter per second. So let me substitute here. Eta is this, and r is 3 into 10⁻², and velocity is 10⁻². तो ये मैं -2 और +2 gets cancel. अब मुझे चाहिए इसमें I'll have to divide this ना, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। So 18 3s 54, so it will be 6 into 22 into 54 upon 7 into 10⁻⁵। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? देखिए अभी 22 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, दिस विल बिकम 6 into 22 4s 88, 8 108 110 118 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10⁻⁵। 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 1 4 बचा, एंड 7 7 करते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो 1020 इंटू 10⁻⁵, और इन अदर वर्ड्स इट विल बी 1 पॉइंट, यहाँ से डेसिमल इधर आएगा तो 10 का पावर प्लस होगा, 1.02 इंटू 10⁻⁵ प्लस 3 इज -2 डाइन. This will be the force 1.02. So approximately A is the answer here. Is this clear to you all? Everything in SI units. I hope this is clear to you all. I hope this is clear to you all. आप लोगों को समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है यहाँ पे? Very good, very good. So this is, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Let me go for the next question. Question number 59. ओके, एक चीज बताइए, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 59 वी विल डिस्कस. अ स्फीयर ए फॉल्स विद अ टर्मिनल वेलोसिटी v इन द एयर. एयर के अंदर वो टर्मिनल वेलोसिटी से गिरेगा, ठीक है. इफ इट इज अलाउड टू फॉल इन द वैक्यूम, what will happen? If it is allowed to fall in the vacuum, A, B, C, D.
मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। पीछे देख के आंसर मेरे को मिल सकता है, भाई वट एवर इज दिस सो एंड सो इज द आंसर। आई वॉन्ट द जस्टिफिकेशन फॉर दैट आंसर, आई डोंट वॉन्ट द आंसर, आई वॉन्ट द एक्सप्लेनेशन फॉर द आंसर। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? देखिए, व्हेन इट फॉल्स इन द एयर व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, कल जो हमने टर्मिनल वेलोसिटी की बात करी है, उस स्फीयर को या स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट होता है, रेन ड्रॉप होता है, वो जब गिरता है तो व्हाट ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस? वेट होता है, और weight is given by mg. Normal reaction नहीं होगा because there is no support, there was no normal reaction. What else was there? क्या था वहां पे? There was the buoyancy force, there was the force of buoyancy if you remember. बराबर है क्या? तो वैक्यूम के, in the absence of vacuum there is no buoyancy force if it is falling in the vacuum. वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं है, एयर को वो डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए एयर वहां पर buoyancy force देगा. If it is absence of any medium, what we call it as the vacuum. So अगर वहां पे vacuum होगा, if there is a vacuum, तो in that case there is no buoyancy force. अच्छा, there is no medium वहां पे, there is no medium. अगर मीडियम नहीं है तो जो भी कुछ ये विस्कस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, ये जो विस्कस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था F विस्कस, वो भी नहीं रहेगा. So it will be following with this acceleration. W is equal to, this is the force acting there. This is the force acting, that means it will have the acceleration in it, उसका velocity. So वो कभी भी terminal velocity attain नहीं करेगा. It will never attain, sphere never attains terminal velocity. Did you understand this explanation? In presence, in the case of vacuum, there is no viscous force and there is no buoyancy force, so it will never attain the terminal velocity. It will be following with a uniformly accelerated motion. Is this okay? Is that clear? Next, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन, आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फॉलिंग थ्रू द विस्कस फ्लूइड इज. टर्मिनल वेलोसिटी इज द कांस्टेंट वेलोसिटी. सो जैसे टर्मिनल वेलोसिटी पहुंचता है तो व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन? जीरो एक्सेलरेशन, because the velocity is constant. We talked about that yesterday. Yes or no? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Let's go for the next question. Again, this is the question based on the terminal velocity. A metallic sphere of mass m, a metallic sphere of mass m a metallic sphere of mass m falls through the glycerine with terminal velocity v. If you drop a ball of mass 8m of the same metal into the column of glycerine, the terminal velocity of the ball will be. What is the formula for terminal velocity? 2/9. 2/9 क्या था वो फॉर्मूला? ये देखो ऊपर लिखा है ना कहीं पे, r² रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा. 2/9 r² रो माइनस सिग्मा हेवियर लाइटर डिवाइडेड बाय ईटा. इसमें कहीं मास है क्या रे? Does it depend upon mass? It is independent of mass. There is no mass ना, so it is independent of mass. तो चाहे आप उसको mass m हो या 8m हो, it will fall with the same velocity. कहाँ गया वो? एक मिनट. हाँ, मास नहीं है लेकिन रेडियस तो है ना. There is radius. बराबर है क्या? तो रेडियस, हाउ दिस रेडियस इज रिलेटेड? रेडियस कैसे रिलेटेड है यहाँ पे? बिकॉज मास बढ़ेगा तो सेम डेंसिटी का है तो उसका रेडियस भी चेंज होगा ना अकॉर्डिंगली. विल हैव डिफरेंट वेलोसिटी अकॉर्डिंगली.
बोलिए कैसे करेंगे? अलग तो होगा वो जरूर। Now I know that mass is equal to 4 by 3 pi r cube into rho. बराबर है क्या? Density is mass upon volume, so mass is volume into density. Is this clear? ये पहले m का। अब दूसरा जो होगा 8m is equal to 4 by 3 pi, इससे मैं कैपिटल R बोल देता हूँ, इसका रेडियस कैपिटल R होगा, r cube into rho. Now density is same, so what I'll say here that rho for this is equal to rho for this, so rho is equal to mass upon 4 by 3 pi r cube is equal to 8 times mass upon 4 by 3 pi capital R cube. इसमें से 4 by 3 pi और m, 4 by 3 pi और m ये कैंसिल हो जाएगा. Let me cross multiply. So what is this going to give me? R cube is equal to 8r cube or r is equal to 2r taking the cube root. I hope this is clear. Now मुझे यहाँ पे दिख रहा है that velocity is directly proportional to r square. Hello, velocity is directly proportional to r square. तो यहाँ पर मेरा जो नया velocity होगा v dash, isn't it? Upon v is equal to v dash. It is nothing but r square upon r square. That is equal to r square is nothing but 4r square upon r square. And therefore what is naya terminal velocity is 4 times the purana terminal velocity, so it will be 4v. B is the answer. I hope this is a half star problem. Can I say so? Any doubts about that? Okay, let's go for the next question. Question number 62. बोलिए कैसे करेंगे? क्या दिया है यहाँ पे? A metal ball B1 density इतना इतना is dropped in the water, while another metal ball B2 density इतना इतना is dropped in the liquid of density this. If both the balls have the same diameter and attain the same terminal velocity, the ratio of viscosity of water to that of liquid is. बढ़िया है. क्या दिया है? मेटल बॉल B1 इन इसका डेंसिटी दिया है ρ1 is 3.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और एक मीटर बॉल है यहां पे B2, मेटल बॉल B2 जिसका डेंसिटी ρ2 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ड्रॉप्ड इन वाटर, यहां पर सिग्मा 1 इज इक्वल टू वाटर. वाटर का क्या होता है? मैंने आपको कल पूछा था, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? दिस इज वाटर. बोलिए. CGS यूनिट्स में 1, isn't it? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. समझे? एंड दिस इज ड्रॉप्ड इन द लिक्विड ऑफ सर्टेन डेंसिटी सिग्मा 2. दिस इज अ लिक्विड. तो इसका डेंसिटी मुझे लिक्विड ऑफ डेंसिटी या दिया है यहाँ पर 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एवरीथिंग इन इज इन SI यूनिट्स. इफ बोथ बॉल्स हैव सेम डायमीटर, मतलब R1 इज इक्वल टू R2, सेम रेडियस आल्सो, सेम डायमीटर सेम रेडियस, एंड अटेन द सेम टर्मिनल वेलोसिटी V1 इज इक्वल टू V2. द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर, इसका विस्कोसिटी η1 फॉर वाटर टू, मतलब η1 बोलना पड़ेगा, η वाटर मतलब η1, तो η2 दैट इज फॉर द लिक्विड. η1 अपॉन η2 चाहिए मुझे. नाउ सिंस आई नो द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी इज 2/9. क्या है? 2/9. आज अभी तक हमने मेरे ख्याल से कितनी बार लिखा? 3-4 बार तो लिखा. 2/9 r² g
rho minus sigma upon eta, isn't it? So V1 is equal to V2 है ना, let me just substitute here. V1 is equal to अगर V2 है तो let us write it for this. So this will become V1 is equal to V2. That means it is 2 by 9 R1 square G into rho 1 minus sigma 1 upon eta 1 is equal to 2 by 9 R2 square G, isn't it? This is 9, not G. Rho 2 minus sigma 2 upon eta 2. So this 2 by 9 gets cancelled, G gets cancelled, R1 square is equal to R2 square, rho 1 minus G sigma 1, rho 1 minus sigma 1, rho 1 is 3.2 minus sigma 1 is 1 upon eta 1 is equal to rho 2 minus sigma 2, 6 minus 1.6 upon eta 2. So that will give me eta 1 upon eta 2 is equal to 3.2 minus 1 is 2.2 and 6 minus 1.6 कितना आएगा ये 4.4 ना, बराबर है क्या? And that is equal to 1:2. So that will be 0.5. So the answer is B. Is this clear? Easy था ये, formula substitution answer type का question था ये. Any doubts about that? Any doubts about that? Any doubts about that? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Let me go for the next question. Question number 63. मैं 65 तक आज पूरा कर लूंगा. I'll complete up to 65. ये सेक्शन पूरा हो जाएगा फिर, ठीक है ना? थैंक यू. Eight drops of water, each of radius 2 millimeter, are falling. 8 drops of water, each of radius, so n is equal to 8 drops are there, हर एक का radius है 2 millimeter, they are falling to the air with a terminal velocity of 8 centimeter per second. If they coalesce to form a single drop, they combine together to form a single drop, तो उसका radius मुझे पता नहीं है. All of these drops they combine together, coalesce. Then the terminal velocity of the combined drop is, what is V dash? Question समझ में आ गया? Did you all understand the question here? आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलिए, अब ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि n times 4 by 3 pi r cube is equal to 4 by 3 pi capital R cube. Means 4 by 3 pi gets cancelled. Okay, this is 8 drops, each of radius 2 millimeter. They are combined here. So let me take the cube root of this. So r is equal to 2 into 2, that is equal to 4 millimeter. तो ये जो बड़ा वाला ड्रॉप है उसका रेडियस हो जाएगा 4 मिलीमीटर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. और अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर. टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर. लेट अस टेक द रेशियो. इफ आई टेक द रेशियो, टर्मिनल वेलोसिटी पुराना कितना है 8, टर्मिनल वेलोसिटी नया मुझे फाइंड आउट करना है v डैश इज इक्वल टू स्मॉल r इज 2 मिलीमीटर का क्यूब, 2 millimeter का square upon 4 millimeter का square. So that will be what? This will give me 8 upon v dash is equal to 2 to the 4, 4 4 the 16, 4 4 the 16, and therefore v dash is equal to 32 centimeter per second, and that's the answer. I hope this is clear to you all. A is the answer. Any doubts about that? Is this clear to you all? समझ में आया सबको? क्वेश्चन नंबर 64 इजी था ना ये? बिल्कुल
क्वेश्चन नंबर 64। क्या दिया है यहाँ पे? A drop of water radius 0.0015 millimeter. So 1.5 into 10 raised to कितना होगा? 1 2 3 -3 millimeter, और 1.5 into 10 raised to -3 -6 meter is falling in the air. If the coefficient of viscosity in the air, eta, जिसको दिया है 2 into 10 raised to -5 kg per meter per second, kg per meter per second. Now ये और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर सेम ही होता है, आप चेक कर लेना। न्यूटन की जगह पर अगर आप लिखोगे तो इट विल बी सेम। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप विल बी v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है एंड g का वैल्यू भी दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ kg per meter cube. Now this is density of water falling in the air. यहाँ पर इन्होंने density of air दिया नहीं है, so sigma for air is to be neglected and sigma for water is given, rho for water is given. फॉर्मूला बताइए क्या होगा? v is equal to 4-5 बार हो चुका है, 2/9, कितने रो को याद है? r² g रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। तो बस सब्स्टिट्यूट करना है, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन आंसर, दिस इज 2/9 r², इसका स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर 2.25, 10 का पावर का स्क्वायर हो जाएगा -6 -12, g इज 10, रो माइनस सिग्मा तो इज 10⁻³ डिवाइडेड बाय ईटा का वैल्यू 2 into 10⁻⁻⁵. So that is equal to 2 gets cancelled. So this is 2.25 upon 9 into 10 का पावर, अब देखिए क्या क्या होगा, -12 + 4, ये 4 होगा ना कि नहीं? -12 + 4 और ये -5 ऊपर आके बनेगा +5, तो कुल मिलाकर होगा, आप देखिए जो भी 9 1 जा 9 दूने 18, 4 9 5 25, 0.25. सो दिस इज 0.25 इंटू 10 का पावर होगा 5 4 9, दैट इज -3। अब ये डेसिमल अगर मैं इस तरफ शिफ्ट करूंगा 10 का पावर माइनस होगा, इस तरफ प्लस होता है। सो दिस इज 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, दैट्स द आंसर। So this is 2.5 in 10⁻⁴. C is the answer. Any doubts about that? Is this clear? समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65। समझ में आ रहा है सबको क्या चल रहा है यहाँ पे? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैन यू ऑल रीड दिस properly? Water is conveyed through a uniform tube of 8 centimeter diameter. 8 centimeter diameter and 3140 meter length at the rate of 2 into 10⁻³ meter cube per second. The pressure required to maintain the flow is, viscosity of the water is given. बोलिए। अब इसके लिए we have to go for formula section, और इसमें हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ये वाला,
वॉल्यूम फ्लो रेट का। इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम फ्लो रेट। नया फॉर्मूला है ये तुम्हारे लिए, इज अ न्यू फॉर्मूला फॉर यू, नया कॉन्सेप्ट भी है। क्या फॉर्मूला दिया है देखिए, Pauchy's formula or Pauchy's formula for the volume of a liquid flowing out per second through a narrow pipe. Q is the volume flow rate. This is a formula called as for volume flow rate. Volume flow rate. इसका फॉर्मूला है ये. It is volume per unit time. Q. SI यूनिट होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड. इसमें पाई है, P is the pressure, R is the radius, 8 is the constant, eta is the viscosity and L is the length of the pipe. तो उन्होंने प्रेशर पूछा है, what is P is equal to, बाकी सब चीजें दिया है, this is the viscosity. समझ में आ गया? तो लेट मी, यहां पर मुझे क्या क्या पता है देखिए, do I know Q का वैल्यू, वॉल्यूम फ्लो रेट पता है ना अपने को, this is Q, मीटर क्यूब पर सेकेंड. सो Q इज नोन टू मी. डू आई हैव टू फाइंड आउट प्रेशर, रेडियस पता है, ईटा पता है और L भी पता है. समझ में आ गई बात, इजंट इट? सो मुझे सिर्फ प्रेशर चाहिए. सो व्हाट विल बी प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू 8 ईटा L Q अपॉन पाई R रेज़ टू 4, पाई R रेज़ टू 4. समझ में आ गया? रीअरेंज किया फॉर्मूले को मैंने. So what will be the pressure required is given by 8. Eta कितना है? 10 raised to minus 3 into length of this pipeline 3140. Okay. Q का value 2 into 10 raised to minus 3 divided by pi. Pi is 3.14 into R raised to 4. R raised to 4, this diameter is given, radius is 4 centimeter, that is 4 into 10 raised to minus 2 meter. So raised to 4, 16 into 16 into 10 raised to minus 2 raised to 4 is 10 raised to minus 4 to the 8 हो जाएगा. समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? तो दिस इज 8 टू जा गया. अब देखिए ये हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगा 3.14 इंटू 10 का पावर होगा -3 और ये होगा +3, -3 +3 और ये -3. समझे क्या? डिवाइडेड बाय, अब ये 10 रेज़ टू, ये 3.14 एज इट इज रहेगा इंटू 16 भी एज इट इज रहेगा और ये 10 रेज़ टू -8 ऊपर जाके +8 बन जाएगा. तो कुल मिलाकर क्या बन गया जी? That is equal to 3.14 is cancelled. 10 का पावर्स भी गए यहाँ पे. 8 minus 3 is 5. 5 होगा ना? 10 raised to 5 में से 100 मैं यहाँ पे लिखूंगा और 10 raised to 3 इधर लिखूंगा डिवाइडेड बाय 16. समझे क्या? अब इसको लिखेंगे 4 4 दा 16 and 4 25 दा, and that is equal to pressure is equal to कितना आएगा फिर ये 4 6 दा 24, 1 बचा, पॉइंट दिया, 4 to the 10, 4 to the 8, 20, 5 of 6.25 into 10 raised to 3. This is Pascal or it is also in Newton per meter square. This is the pressure. So this is 6.25 10 raised to 3. What is the answer here? A is the answer. Is this clear to you all? अब ये आपके लिए मैं इसको हाफ स्टार बोलूंगा क्योंकि फॉर्मूला नया है, बाकी फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन आंसर टाइप का क्वेश्चन था ये. इज दिस क्लियर टू ऑल? दिस इज द फॉर्मूला फॉर पॉसिल्स या पॉसिलीज फॉर्मूला, ऐसा भी आप बोल सकते हैं इसको, पॉसिलीज फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम फ्लो रेट. Q इज इक्वल टू पाई P R रेज़ टू 4 अपॉन 8 ईटा L. डायरेक्ट फॉर्मूला एक्सेप्ट करेंगे. इज दैट ओके? इसके ऊपर ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये ऐसा फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है, isn't it? I think we'll stop here for physics. I'll switch over to maths now. Okay.